शुरुआत करते हैं एक सवाल से। गौड़ का पहला स्वतंत्र हिंदू सम्राट शशांक असल में कहां से आए थे? शशांक का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ था और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म दक्षिण राढ़ क्षेत्र में हुआ था। आज के समय में दक्षिण राढ़ का मतलब है पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ जिले जैसे बांकुड़ा, पुरुलिया या पूर्व बर्धमान। ये इलाका पहाड़ी, वन युक्त था और कभी राजनीति और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। शशांक किसी बड़े राजवंश में पैदा नहीं हुए थे। वो एक छोटे स्थानीय राज परिवार के उत्तराधिकारी थे, यानी उनके पास कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, न ही कोई विशाल सेना, लेकिन उनके पास था एक अदम्य इच्छा शक्ति। हालांकि वो एक छोटे राज्य के पुत्र थे, लेकिन शशांक बेहद बुद्धिमान, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने समझ लिया था अगर आसपास की परिस्थिति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो सिर्फ एक छोटे राजा नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की राजनीति के निर्णायक बन सकते हैं। और ठीक वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने मौके पहचाने, शत्रु और मित्रों को समझा और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर धीरे धीरे खुद को केवल एक राजा नहीं, एक सम्राट बना लिया। यही है शशांक की शुरुआती कहानी, एक छोटे राजवंश का युवक जो बाद में बना गौड़ साम्राज्य का संस्थापक। अब आइए बात करें गौड़ राज्य के उत्थान की। शशांक के शासन की शुरुआत के समय लगभग 605 ईस्वी। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास पर नजर डालें तो एक नाम बार बार सामने आता है, गौड़। लेकिन गौड़ क्या था? गौड़ पूर्वी भारत का एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र था जो आज के पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। अब सवाल उठता है कि किसने इस गौड़ को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य में बदला? आंसर है शशांक। लगभग 605 ईस्वी के आसपास शशांक गौड़ के शासक बने, लेकिन वो केवल एक राजा बनकर नहीं बैठे बल्कि उन्होंने खुद को घोषित किया महाराजाधिराज, यानी राजाओं के भी राजा। ये घोषणा बेहद अहम थी क्योंकि इसके माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब वो किसी अन्य साम्राज्य के अधीन नहीं है बल्कि खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र के शासक हैं। ये था शशांक का असली उदय, एक स्वतंत्र पूर्व भारतीय शक्ति का जन्म जिसने पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतिहास को प्रभावित किया। उस समय गौड़ राज्य की राजधानी थी कर्णसुवर्ण, जो कि आज के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पास स्थित एक स्थान है। कर्णसुवर्ण का अर्थ होता है सोने का कान, गोल्डन ईयर। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक समृद्ध और भव्य नगर था। इतिहासकारों का मानना है कि कर्णसुवर्ण केवल एक राजनीतिक राजधानी नहीं थी बल्कि ये व्यापार, धर्म और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र था। शशांक ने यहीं अपना राजमहल बनवाया, एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की और यहीं से अपने साम्राज्य के विस्तार की यात्रा शुरू की। उनका ये उदय केवल एक राजा का सत्ता में आना नहीं था बल्कि ये पूर्व भारत में एक स्वतंत्र और सशक्त शक्ति के जन्म की शुरुआत थी जो धीरे धीरे गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। सामरिक अभियान और रणनीति। समयकाल लगभग 610 से 620 ईस्वी। शशांक सिर्फ एक प्रशासक या राजा नहीं थे, वो एक दक्ष और चतुर सामरिक रणनीतिकार भी थे। उनका मुख्य उद्देश्य था गौड़ को पूर्वी भारत की सबसे प्रमुख शक्ति बनाना। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने लगातार सैन्य अभियान चलाए और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीत लिया। आइए उनके विजय अभियानों पर एक नजर डालते हैं। मगध। आज का दक्षिण बिहार ऐतिहासिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये बुद्ध और महावीर के समय से ही राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध था। शशांक ने इस क्षेत्र को जीतकर पश्चिम की ओर अपना प्रभाव विस्तार किया। अंग। आज के बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास भागलपुर क्षेत्र के आसपास स्थित ये एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था और इसे अपने अधीन कर शशांक ने अपनी ताकत को और बढ़ाया। पुंड्रवर्धन। ये वर्तमान बांग्लादेश के उत्तरी भाग
विशेषकर बोगुरा और दिनाजपुर के क्षेत्रों में फैला था। शशांक ने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर पूर्व की दिशा में विस्तार किया। बंग, ये आज का दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बंगाल था, जिसमें खुलना, बरिसाल और कोलकाता के तटीय क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र पर नियंत्रण का अर्थ था बंगाल की खाड़ी के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, जो राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत लाभकारी था। इस तरह से शशांक ने एक के बाद एक क्षेत्र जीतकर पूर्वी भारत में एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। शशांक के प्रमुख राजनीतिक शत्रु, एक नंबर पे आते हैं हर्षवर्धन। वे उत्तर भारत के सम्राट थे, कन्नौज और थानेसर के राजा। वे पूरे भारत को एक छत्र शासन में लाना चाहते थे और इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे शशांक। इसलिए हर्षवर्धन और शशांक के बीच सीधा टकराव हुआ। भास्कर वर्मन, वे असम के कामरूप राज्य के राजा थे। वे हर्षवर्धन के सहयोगी थे और शशांक के विरुद्ध एक गठबंधन में शामिल हुए। इन तीनों शासकों के बीच गहरे राजनीतिक और सैन्य संघर्ष चल रहे थे। शशांक का विवादित पक्ष। इतिहास में शशांक के बारे में कुछ विवादास्पद विवरण भी मिलते हैं। आरोप है, ऐसा कहा जाता है कि जब कन्नौज के राजा और हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन दक्षिण भारत में किसी युद्ध में व्यस्त थे, तो शशांक ने एक कूटनीतिक चाल से उनको मरवा दिया। बौद्ध ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार शशांक बौद्ध धर्म के विरोधी थे। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई बौद्ध विहार यानी मठ और स्तूप यानी धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त किया और बौद्ध धर्म प्रचारकों पर अत्याचार किया। हालांकि इन आरोपों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि ये विवरण हर्षवर्धन के दरबार द्वारा प्रचारित हो सकते हैं ताकि शशांक की छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सके। प्राचीन भारत में शशांक की बौद्ध विरोधी छवि एक विवादास्पद विषय है। पृष्ठभूमि। शशांक 7वीं शताब्दी के एक शक्तिशाली शासक थे और गौड़ साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। वे शिव के उपासक यानी शैव धर्मावलंबी थे। उनकी राजनीतिक और सैन्य नीतियों ने उन्हें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया था। लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों में शशांक को एक कट्टर बौद्ध विरोधी और क्रूर शासक के रूप में चित्रित किया गया है। चीनी यात्री ह्यूएन सांग का विवरण। ह्यूएन सांग 7वीं शताब्दी में चीन से भारत आने वाले एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और यात्री थे। उन्होंने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की और अपने अनुभवों को एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम है द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। इस विवरण के अनुसार शशांक को बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी बताया गया है। उन्होंने मगध और अन्य क्षेत्रों के बौद्ध विहारों और स्तूपों को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उन पर यह भी आरोप है कि जहाँ गौतम बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित किया गया था, उस स्थान पर बने बोधि स्तूप को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इतिहासकारों में मतभेद। ह्यूएन सांग की इन बातों को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि ह्यूएन सांग स्वयं एक बौद्ध भिक्षु थे, इसलिए उनके विवरणों में बौद्ध दृष्टिकोण की गहरी छाया हो सकती है। शशांक एक शैव शासक थे, अर्थात वे शिव के उपासक थे और स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म का समर्थन करते थे। लेकिन वे बौद्धों के खिलाफ हिंसक थे या नहीं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि चूंकि शशांक हर्षवर्धन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे और हर्ष स्वयं बौद्ध धर्म के समर्थक माने जाते थे, इसलिए ह्यूएन सांग ने शायद राजनीतिक प्रभाव में आकर शशांक को नकारात्मक रूप में चित्रित किया। धार्मिक सहिष्णुता के संदर्भ में। हालांकि शशांक एक कट्टर शैव थे, फिर भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य ये बताते हैं कि उन्होंने अपने राज्य से अन्य धर्मों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। उदाहरण के तौर पर ऐसे स्थल मिले हैं जहां हिंदू और बौद्ध स्थापत्य कला एक साथ मौजूद है। शशांक के समय की कुछ मुद्राओं और कलाकृतियों में विभिन्न धार्मिक प्रतीक देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि शशांक पूर्ण रूप से बौद्ध विरोधी थे या नहीं, ये कहना कठिन है। संभव है ये एक तरफा और राजनीतिक रूप से रंगा हुआ विवरण हो। शशांक की बौद्ध विरोधी छवि इतिहास का एक विवादास्पद अध्याय है। उनसे जुड़ी सारी जानकारी संभवतः एक तरफा नहीं है,
बल्कि ये उस दौर के राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय संघर्षों की छाया में तैयार की गई थी। इसलिए शशांक का मूल्यांकन केवल किसी एक विवरण के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक प्रमाणों, पुरातात्विक साक्ष्यों और बहुपक्षीय दृष्टिकोणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। विषय: शशांक की मृत्यु और गौड़ साम्राज्य का पतन। समयकाल लगभग 638 ईस्वी। 1. शशांक की मृत्यु लगभग 638 ईस्वी। शशांक की मृत्यु की सटीक तारीख या परिस्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु लगभग 638 ईस्वी में हुई थी। वे लंबे समय तक पूर्वी भारत के एक शक्तिशाली शासक रहे। उनके नेतृत्व में गौड़ साम्राज्य का विस्तार, संगठन और विकास हुआ। 2. शासक के निधन के बाद दुर्बलता की शुरुआत। शशांक की मृत्यु के बाद राजा मानव नामक एक शासक ने सत्ता संभाली, जिनके बारे में ऐतिहासिक विवरण बहुत ही सीमित हैं। राजा मानव संभवतः शशांक के पुत्र या कोई निकट संबंधी थे, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वे ना तो सैन्य कौशल में और ना ही राजनीति में शशांक के समान सक्षम थे। 3. गौड़ साम्राज्य का त्वरित पतन। शशांक द्वारा जीते और एकत्र किए गए क्षेत्र उनकी मृत्यु के थोड़े ही समय बाद बिखरने लगे। साम्राज्य की आंतरिक स्थिरता टूट गई और सीमावर्ती राज्य फिर से स्वतंत्र हो गए। 4. हर्षवर्धन का प्रतिशोध। शशांक के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत के सम्राट और कन्नौज के शासक थे। शशांक की मृत्यु का लाभ उठाकर हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। यह एक प्रकार का राजनीतिक प्रतिशोध भी माना जाता है, क्योंकि यह संदेह था कि शशांक ने ही हर्ष के भाई राज्यवर्धन की हत्या करवाई थी। 5. कामरूप और अन्य राज्यों की स्वतंत्रता। कामरूप, जो आधुनिक असम के राजा भास्कर वर्मन और शशांक के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे। शशांक की मृत्यु और गौड़ साम्राज्य की कमजोरी के कारण कामरूप भी गौड़ के प्रभाव से मुक्त हो गया और फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर आया। शशांक पूर्वी भारत के पहले ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय हिंदू शासक थे, जिन्होंने गौड़ को एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया। उन्होंने केवल विजय ही नहीं पाई, बल्कि एक संगठित प्रशासन, राजधानी और सैन्य रणनीति भी विकसित की। उनके शासनकाल में गौड़ राज्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था। वह किसी मुगल या हर्षवर्धन जैसे सम्राट के अधीन नहीं था। इतिहास हमें सिखाता है, केवल राज्य की स्थापना ही नहीं, बल्कि उसे टिकाए रखना और उत्तराधिकार को सुनिश्चित करना भी एक असाधारण कला है। विषय: शशांक का ऐतिहासिक महत्व। समयकाल अनुमानतः 6वीं से 7वीं शताब्दी, यानी लगभग 600 से 640 ईस्वी। 1. शशांक कौन थे? शशांक पूर्वी भारत के पहले ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय हिंदू राजा थे। वे गौड़ राज्य के शासक थे, जो आज के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उन्होंने स्वयं को महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी, जो उनके आत्मविश्वास और सत्ता का परिचायक था। 2. उन्होंने क्या किया? शशांक ने गौड़ राज्य को एकत्र कर एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने केवल विजय ही नहीं पाई, बल्कि एक संगठित प्रशासन, राजधानी और सैन्य रणनीति भी विकसित की। उनके शासनकाल में गौड़ राज्य राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था। वह किसी मुगल या हर्षवर्धन जैसे सम्राट के अधीन नहीं था। 3. उनका कार्य क्यों महत्वपूर्ण था? शशांक ने एक शक्तिशाली हिंदू राजनीतिक शक्ति की नींव डाली, जो आगे चलकर पूर्वी भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में सहायक बनी। उनकी उपलब्धियों की पृष्ठभूमि पर ही आगे चलकर पाल और सेन वंश जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। शशांक ने यह साबित किया कि सिर्फ पश्चिम या उत्तर भारत ही नहीं, पूर्वी भारत भी राजनीति और सैन्य रणनीति में उतना ही सक्षम और कुशल था। 4. राजधानी कर्णसुवर्ण क्यों महत्वपूर्ण थी? शशांक ने गौड़ की राजधानी के रूप में कर्णसुवर्ण, जो आज के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पास स्थित है, के रूप में विकसित किया। यह शहर बाद के कई शताब्दियों तक राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित बना रहा। कर्णसुवर्ण शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विशेष रूप से बौद्ध धर्म की गतिविधियां फैली थीं। चीनी यात्री हुएनसांग यानी हुएनजैंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस शहर का उल्लेख किया है, जो ये दर्शाता है कि यह शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विख्यात था। 5. अंतिम विचार: शशांक का ऐतिहासिक महत्व। शशांक पूर्वी भारत के इतिहास में पहले ऐसे एकीकृत हिंदू शासक के रूप में उभरकर सामने आए, जिन्होंने न केवल एक राज्य की स्थापना की, बल्कि शत्रुओं को पराजित कर एक संगठित पहचान भी निर्मित की। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनके साम्राज्य के पतन के बाद भी वे भविष्य के शासकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे।
संक्षेप में, शशांक उस प्रकाश की तरह थे जिन्होंने पूर्वी भारत के इतिहास को प्रकाशित किया। उनकी वीरता, रणनीति और एकता की भावना ये दिखाती है कि किस प्रकार कोई क्षेत्र अपनी पहचान को बचाते हुए पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ खड़ा हो सकता है।